अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो कंडीशनल की पार्ट ऑफ स्पीच समझ लो कि कंडीशनल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मेरे भाई, कंडीशनल वर्ड में देखो जिसमें एल लग जाता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच ही अपने आप में एडजेक्टिव हो जाती है। लेकिन कुछ वर्ड्स को छोड़ करके, जैसे एक वर्ड था एबोरिजिनल, तो वो नाउन के सेंस में भी यूज किया जाता है। मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा। अब कंडीशनल में अगर एयर रूट को देखो तो कहीं ना कहीं इसका जो नाउन फॉर्म रहा होगा वो रहा होगा कंडीशन। और कंडीशन में ही जब हमने एयर लगा दिया तो बन क्या गया, कंडीशनल। यानी जो ये एल सफिक्स है ये किसी ना किसी नाउन में ही ऐड किया जाता है। ये जो एल सफिक्स है वो किसी ना किसी नाउन में ऐड किया जाता है। और अगर इस एल को समझने की कोशिश करें, एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल का मतलब क्या है तो एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। अब अगर इसी बात को मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो कई सारे वर्ड हमने और आपने सीखे होंगे। एक वर्ड मैं लिखता हूं, आप उत्तर दे पाएंगे, हिस्टोरिकल। दोस्त, हिस्टोरिकल का मतलब होता है एल, आपने देखा तो एल का मतलब क्या है, रिलेटेड टू। और हिस्टोरिकल में एक वर्ड कॉमन आ गया, हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल का मतलब हो गया द थिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, एक ऐसी चीज जो हिस्ट्री से संबंधित है। इसी के साथ साथ मैं एक और अच्छा सा वर्ड लिखता हूं। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि मैं आज कुछ मैजिकल टिप्स के ऊपर बात करूंगा, तो टिप्स दैट आर रिलेटेड टू मैजिक। अगर एक वर्ड मैं लिख देता हूं पॉलिटिकल, आज बहुत चर्चा में होता है कि यार ये पॉलिटिकल इशू है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलिटिकल, थिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो ऐसे कई सारे वर्ड निकल करके आ जाते हैं अगर आप एएल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो। एक वर्ड मैंने पढ़ा था, आदमी कहता है ये क्रोनोलॉजिकल है, एक क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है आपको शायद नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको पता करा देता हूं। अभी मैं कंडीशनल के ऊपर बोल रहा हूँ कि कंडीशनल बेसिकली आया कहाँ से। फिर अभी मैं इसके टाइप और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। किसी ने बड़ा अच्छा कुछ लिखा है, मुझे पढ़ना चाहिए। अंकित श्रीवास्तव सर लिख रहे हैं, सर मेरे इंग्लिश का बस आप हो 2000, सर मेरे इंग्लिश का बेस आप हो, 2019 से ले रहा हूँ आपकी बुलेट क्लास के नोट्स मेरे पास बने हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। अरे वाह अंकित श्रीवास्तव। अभी आपका था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, मैंने देखा था रिसेंटली। मैं अभी उसको रिप्लाई भी करूंगा अच्छे से, एक बार मुझे आप याद दिला दीजिएगा। अब जैसे वर्ड हमने लिखा क्रोनोलॉजिकल, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और हमारे भैया हैं आरव सिंह, और छोटा हमारा भतीजा भी है प्रदीप। तो हमने कहा "आओ चलो ऊपर क्लास में बैठो, हम पढ़ाएंगे, आप लोग हमारे शॉर्ट्स बनाइएगा"। तो ये लोग भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ इतना समझ रहे हैं कि लौंडा ठीक पढ़ा रहा है। हाँ? अब मैंने एक वर्ड लिखा क्रोनोलॉजिकल। अब क्रोनोलॉजिकल में समझना, ये जो वर्ड आया ना क्रोनो, क्रोनो वर्ड कहाँ आपने देखा होगा। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, आदमी कहता है कि आपको किसी चीज़ की क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक चलता है। जैसे 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 आराम शाह, 1210 6 महीने के बाद आराम शाह के बाद 1210 से 1236 इल्तुतमिश, 1236 से 1240 रजिया। ये क्या है, ये क्रोनोलॉजी है। तो एक क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप क्रोनोलॉजी समझ जाते हो तो क्रोनो वर्ड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, किसके लिए एग्जिस्ट करता है, टाइम के लिए। आपने पढ़ा होगा क्रॉनिकल ईयर बुक आती थी जिसमें साल भर की चीजें लिखी होती थी, क्रोनो वर्ड वहां से आता है। और लॉजी वर्ड भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बायोलॉजी में। लॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और एल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया एल का मतलब होता है क्या, रिलेटेड टू। A study that is related to time is called what? Chronological। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया कि क्रोनोलॉजिकल क्या होता है। अब ये सारी बातें भूल जाओ जितना मैंने बताया। एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में बस गई होगी जो मुझे पढ़ाना था और जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कंडीशनल का मतलब क्या है। क्या सीखोगे आप कंडीशनल से, क्या हुआ, हम लोग एक चीज सीखेंगे भाई, कंडीशनल का मतलब क्या है। हाँ, क्या कहता है कंडीशनल। देखो भाई, ये जो वर्ड कंडीशनल आता है इसका मतलब एक है कि कोई एक ऐसा वर्ड
कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो किससे रिलेटेड है, कंडीशन से रिलेटेड है। कंडीशन माने शर्तों से रिलेटेड है, उसमें शर्त कही जाएगी। सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें नाचना पड़ेगा। कई बार लोग ऐसे शर्त देते हैं, कई बार लोग शर्त देते हैं, अच्छा सुनो यार 10 रुपया ले लो, एक कपड़ा धुल दो। तो आदमी कहता हमसे 20 ले लो, मुंह बंद करो। तो कंडीशनल का मतलब फिर शर्त दी जाएगी। तो कंडीशनल का मतलब एक चीज ऐसी जो शर्त से रिलेटेड है। अब जो थोड़े से अंग्रेजी बच्चे हैं उनके लिए भी इंग्लिश में डेफिनेशन बोल दूं, द सेंटेंस वेयर वी टॉक्स अबाउट कंडीशंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। जहां पर हम इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं उसी को हम लोग कंडीशनल कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा लगता है मुझको। जैसे मैंने कहा, इफ यू वर्क फॉर मी आई विल पे यू। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा। दुनिया की रीति यही है। तुम जब तक किसी आदमी के इस्तेमाल में आओगे तब तक तुम्हें अच्छा कहेगा। जिस दिन तुम्हारा उस व्यक्ति के प्रति इस्तेमाल खत्म हुआ, तुम भी खत्म। तुम बने ही इस्तेमाल के लिए हो, अगर तुम जिंदगी अपने लिए नहीं जी रहे हो। कई बार लोग बैठ जाते हैं, हाय हमारा इसने तो शोषण कर लिया, बड़ा पछता रहे हैं, हमारी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। हमें पहले पता होता तो हम लिमिट ना क्रॉस करने देते। भैया लिमिट लगा के रखोगे तो आदमी लिमिट क्रॉस करेगा। तुमने अपनी लिमिट बना ही रखी है वहीं तक। क्यों बनाई लिमिट? तो पहले लिमिट बनाओ, फिर आदमी से एक्सपेक्ट करो कि उसी लिमिट में रहे, और जब वो बेचारा उससे आगे चला जाए, लिमिट बनाई तुमने, क्रॉस किया उसने, अब तुम चिल्ला रहे हो। खुला छोड़ दो जीवन को, मस्त पढ़ो मस्त हो। देखो किसी के बंधन में रह करके ना पढ़ाई हो सकती ना पढ़ाया जा सकता है। मैं रात के 12 बजे लाइव आ गया, कोई प्लान नहीं, अचानक से हाँ चलो पढ़ाते हैं। नहीं मन है तो 6 बजे मैंने कहा आज क्लास नहीं होगी। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। नहीं, सिद्धांत और वसूल बनाते बनाते लोग चले गए और तुम भी बनाते बनाते पहुंच जाओगे। 2 दिन की जिंदगी है, इसके बाद तो फिर समझदार हो ही। इफ यू वर्क फॉर मी आई विल पे यू। तो एक चीज समझना, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इफ यू वर्क फॉर मी, ये देखा जाए तो क्या है, यही तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये ऐसी कंडीशन है कि जब तुम मेरे लिए काम करोगे, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे, यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पे करूंगा। ये एक्शन हुआ नहीं है, ये एक्शन हुआ नहीं है। You are not supposed that you understand that it is happened, it has happened. No, it will be going to happen in future. हुआ नहीं है, ये होगा। वो कह रहा है कि ये तब होगा जब पहले ये होगा, पहले ये होगा बाद में ये होगा। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। इफ यू वर्क फॉर मी, तुम पे करो, पहले पहले ये होगा फिर ये होगा। और बात कहने के तरीके होते हैं, तुमको सीधी बात बताएं, एक ही चीज को कई तरीके से कहा जा सकता है। इसी सेंटेंस को कई सारे ग्रामेरियन इस तरीके लिखते हैं। वो इस सेंटेंस को थोड़ा सा पलट के लिखते हैं। वो इस तरीके सेंटेंस को लिखते हैं, आई विल पे यू इफ यू वर्क फॉर मी। इसको बेटा आर साइलेंट होता है, फॉर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं फॉर। इसको वर्क नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वर्क, आर साइलेंट। ध्यान रखिएगा, आर के पहले जब भी वाउल्स आते हैं, अब इसको लोग हमारे पढ़ते हैं वावेल एंड वावेल, वावेल नहीं होता है, इट्स वाउल। जैसे आप पढ़ते हो ना ए ई आई ओ यू, ये आर के पहले जब भी पढ़ेगा तो आर को चुप कर देगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो, इससे मतलब फ्लुएंसी तुम्हारी मेंटेन होगी। खैर ये सारी बातें सीख लिया, तो कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी हैं अभी तक। वो बेसिक बातें ये कंप्लीट कर रखी हैं कि इफ
यू वर्क फॉर मी, आई विल पे यू, आई विल पे यू इफ यू वर्क फॉर मी। तो अब इस सेंटेंस को दोनों तरीके से कहा जा सकता है, हालांकि बात को चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, एक चीज बड़ी कॉमन है, शर्त यहां दिख रही है। ये तो मैं करूंगा लेकिन शर्त ये है कि पहले ये करो। तो एक बार कमेंट करके बताओ, यहां तक को तो कोई समस्या नहीं है? अरे वाह क्या बात है। अभी ठाकुर, जय हिंद भाई। अमन ठाकुर, अरे वाह, अमन जी भी हैं। अंकित श्रीवास्तव कह रहे हैं आपकी वजह से सर एमटीएस में 25 में 24 आए थे, मतलब 25 में 24 आए, बट जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। आराध्या कह रही हैं आप हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं भैया, थैंक यू सिस्टर। अमित जी कह रहे हैं आपको आपके उन गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपको इस लायक बनाया, आप इतनी रात को भी उन स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए कहता हूँ। क्या बात है, धन्यवाद शशिकांत। कोई प्रॉब्लम नहीं है रविश चांद, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? होइएगा तो सो रहिएगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिवाइड करता हूँ कंडीशनल को। कंडीशनल को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। तुम्हारे एग्जाम करने वाले वीडियो मुझे पता है कई कई सारे लोग देखेंगे, इसमें तो कुछ यूपी बोर्ड वाले देखेंगे, सारे बोर्ड को टारगेट नहीं करो। कुछ बच्चे एकेडमिक के होंगे जो देखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एकेडमिक मतलब क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। कुछ बच्चे वो देख रहे होंगे वीडियो को, नहीं देख रहे होंगे तो बाद में देख लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मजे हुए खिलाड़ी होंगे, जरा देख लें यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो एक बात बताएं, श्रद्धा से पढ़ो तो श्रद्धा मिलेगी, मन लगा के पढ़ो तब तुमको तरक्की मिलेगी। जो भी देख रहे हो, ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि हम बेसिक से लेकर के ही एडवांस तक आपको लेके चलेंगे, ठीक है? आ जाओ, कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूं। किसी भी एग्जाम में जाना 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक बेसिक फंडा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे इफ है, इन केस है, बहुत ज्यादा आप लोग स्पीकिंग में भी यूज करते हो। सपोजिंग है, क्या बज रहा है, समय क्या हो रहा है? आप मेरे आज भतीजे का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे टू यू माधव। एक थोड़ा सा ऐसे बना करके भेज दीजिए विशाल भैया के पास, माधव को शेयर कर दें। मैं इस समय लाइव में हूँ तो यहीं से बना दीजिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माधव, मे गॉड ब्लेस यू, बी अ हैप्पी लाइफ अहेड। ये भैया को भेज दीजिए। हाँ, इफ है, इन केस है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड है, ठीक है, एज लॉन्ग एज है, हालांकि कुछ इसमें समय बताने वाले भी हैं। एज सून एज है, ठीक है, बिफोर है, कुछ समय भी बताने वाले से मैं ऐड कर दे रहा हूँ साथ ही साथ। आफ्टर है, अनलेस है, अंटिल है, बाय द टाइम है, व्हेन है, और भी कई सारे वर्ड हैं। बस ये जो लिखे हैं मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना। वर्ड्स तो और सारे भी हैं बट दीज आर द मोस्ट वन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे जेटी कश्यप, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन, इसलिए बने रहिएगा। एक चीज ये सीखना है कि दीज आर द कंजक्शंस। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे कि इनके साथ विल सेल नहीं आता। पढ़ना जरूरी है कब नहीं आता और कब आता है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस मैंने थंबनेल पे मेंशन कर रखा है। तो ये जानना जरूरी है कि कब आता है कब नहीं आता है, दोनों बातें सीखनी पड़ेंगी तुमको। आ जाओ मैं सिखाता हूँ। तो
ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। अब इन सारे वर्ड्स के साथ एक चीज़ देखो कि इन सारे वर्ड्स को जब कभी लिखोगे तो ये सारे वर्ड्स जानते हो क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हैं कंजक्शंस। इन सबको अगर एक साथ बोलना जाए तो क्या बोलोगे? इनको बोलोगे कंजक्शन, ठीक है। जब इन कभी सेंटेंस में कंजक्शन को यूज किया जाता है तो कंजक्शन के बाद हमेशा ध्यान रखना पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब। इतनी बात भी समझ में आपको आ जानी चाहिए कि जब कभी भी हम लोग सेंटेंस में कंजक्शन को यूज करते हैं तो कंजक्शन के बाद पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, बाद में क्या रखते हैं? वर्ब। और ये जो वर्ब सेंटेंस में लिखी जाती है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इन सारे कंजक्शन का यूज किया जाए और ये दो चीज बता रहे हो, तीसरी नहीं, ये दो चीज बता रहे हैं, या तो ये सेंटेंस में कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, या तो ये सेंटेंस में टाइम के बारे में बात कर रहे हो, बाकी और कोई मतलब ना दे, बस ये दो चीज बताएंगे। ध्यान रखिएगा जितने वर्ड लिखे गए हैं, जब ये दो चीजों के बारे में बात करें, कंडीशन के बारे में प्लस टाइम के बारे में, जब ये इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे तब इनके बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा और जो वर्ब लिखी जाएगी, इस वर्ब में कहीं पर इन चार वर्ड्स का यूज मत कर लीजिएगा भूल करके भी। विल को, वुड को, सेल को और शुड को, क्योंकि इनके साथ अब क्यों नहीं किया जाता ये भी वजह जान लो। रूल मत पढ़ो, ये भी जान लो क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, ये विल, वुड, सेल, वुड, जानते हो काम क्या करता है? ये अजम्पशन के बारे में बात करता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, आई विल हेल्प यू, एक सेंटेंस ये लिखा और मैंने लिखा इट विल रेन, एक ये लिखा, तो इट विल रेन जो है ना, ये अजम्पशन है। किसी चीज को मैंने एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई ऐसा मुझे कुछ माहौल दिखा कि अब बरसात हो जाएगी, और आई विल हेल्प यू अजम्पशन नहीं है, ये इंटेंशन है। तो कहने का मतलब मेरा इतना है ना कि इंटेंशन में दो चीजें हैं, एजम्पशन में दो चीजें हैं, कोई भी चीज लिखी जाए इसमें ये चांस है 50-50 का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैं परसेंटेज नहीं बना रहा हूँ, मतलब ये ध्यान रखना कि एस और नो दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों की संभावना है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हो सकता ना करूँ। इट विल रेन, बरसात हो सकती, हो सकता ना हो। तो ये समझना है कि एजम्पशन या इंटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि जो इनके साथ लिखा जाएगा वो भी कहीं ना कहीं कंडीशन देगा, वो भी कहीं ना कहीं एजम्पशन देगा कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ होता। तो जब इनके साथ ऑलरेडी कंडीशन दे ही दी जाती है तो फिर फर्दर हमें ये एजम्पशन वगैरह यूज करने की ज़रूरत सेंटेंस में नहीं पड़ती। इसलिए इनके साथ विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, इनको इस्तेमाल नहीं करते। ये पहला फंडा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। शर्मा जी नींद आ रही, सो जाइए, कोई बात नहीं है, कल देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। हम ये भी आपसे नहीं कहेंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, संघर्ष तुम किए चलो। हम ये भी आपसे नहीं कहेंगे कि आंखों में नींद है तो पानी से मुंह धुल लो, आंखों में तेजाब डाल लो फिर पढ़ो। नहीं बेटा, तुम जब कंफर्टेबल हो ना तब पढ़ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जाओ सो जाओ, गुड नाइट। अब आगे आ जाओ। अब थोड़ी सी बातों को इस तरीके से सीखते हैं हम लोग। माइक महोदय कहाँ जा रहे हो? अब थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग इस तरह सीखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पहले और उनको करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल पहले मैं सेट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी इस बात को कितना समझ पाए। फिर कई सारे पॉइंट और बताऊंगा, तब जाके कंडीशनल के टाइप वगैरह पे आऊँगा। पहले आप कंडीशनल को समझो तो सही, फिर उसके बेसिक को समझाऊंगा, फिर उसके टाइप्स वगैरह को बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, जब कभी सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं, हे प्रभु, जब कभी सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने कहा इफ आई विल टीच यू इंग्लिश यू विल गेट या यू विल स्कोर 100% मार्क्स। अब थोड़ा सेंटेंस में देखना गलती कहाँ पर है, आप सभी लोग जान गए होंगे। जो सेंटेंस में इफ लिखा जा रहा है, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है? ये पूरा का पूरा काम कर रहा है किसका? बोल दो एक बार जल्दी से।
ये पूरा का पूरा कंडीशन है कि मैंने अगर इंग्लिश पढ़ाई तब जाके तुम 100% पाओगे, नहीं पढ़ाई तो नहीं पाओगे। तो ये कंडीशन है। अच्छा, यहाँ जो चीज़ें हैं ये तो ऑलरेडी एजम्पशन है, तो फिर यहाँ पर हम सेंटेंस में इस विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हटा दो विल को। मान लो इसी सेंटेंस में अगर यहाँ पर ही को लिखा गया होता तो विल तो हट जाता, लेकिन फिर टीच ना लिख पाते, फिर तुम्हें लिखना पड़ता टीचेस। फिर क्या लिखना पड़ता टीचेस, क्योंकि ही के साथ तुम फर्स्ट फॉर्म रख नहीं पाओगे, एस या तुम्हें लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है कि तुम ही टीचर्स को, कई किताबें लिख देती हैं ना, बड़ी भोली भाली किताबें हैं, क्या ही नाम लें, कहती हैं ये देखो ध्यान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहती हैं देखो ध्यान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उन महोदय से पूछो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो फैक्ट के बारे में बात करता है या वो हैबिट के बारे में बात करता है या वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है, यानी फ्रीक्वेंट एक्शन के बारे में बात करता है, या तो प्रोवर्ब्स वगैरह के बारे में बात करता है। खैर छोड़ो उन बातों को। ये इफ की वजह से मीनिंग इतना हो रहा है कि अभी उसने पढ़ाया नहीं है। अगर वो पढ़ाएगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो काम तो हुआ ही नहीं है अभी, तो ना तो उसको तुम फैक्ट कहोगे, ना तो हैबिट कहोगे, ना तो फ्रीक्वेंट कहोगे। इसलिए डियर गाइस, इसको याद कर लीजिएगा कि एस आई एस लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मत मानिएगा। क्यों ऐसा कहते हैं उसके लिए कभी मैं आपको मूड पढ़ाऊंगा तभी बता पाऊंगा। ओके अजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल मॉर्निंग में प्रैक्टिस है। और जब ये सारी बातें समझ जाना तो थोड़ा सा मेरी तरफ और आगे हो करके, हाँ, इसको सेंटेंस को अगर ऐसे भी लिखा गया होता, मतलब मैं बताते हुए चलता हूँ बिल्कुल बेसिक से, कि यू विल गेट 100% इफ, सॉरी राइटिंग बेकार हो गई, इफ आई विल टीच यू इंग्लिश। अब सेंटेंस को भले ही ऐसे लिख दिया गया, लेकिन कह रहा है यू विल गेट 100%, तुम 100% पाओगे। कब, कब 100% पाओगे? तो ये जो बात कही जा रही है ना बेसिकली मेरे भाई, ये जो बात कही जा रही है, ये बात को समझना, ये जो बात कही जा रही है ये कंडीशन है कि 100% तभी पाओगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जब तुमने यहाँ पे कंडीशन दे दी तो यहाँ से बिल्कुल चुपचाप हटा। ठीक, ये सबसे पहले आपको क्लियर करना है। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ो। छोटी सी बात को और लेके चलता हूँ। अब मैंने अगर आपसे कहा, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा चलो गलती बताओ। सारे बच्चे गलती तुरंत मुझे बता देंगे कि इफ राम वुड कम में ये वुड गलत है। सारे बच्चे बता देंगे, मुझको पता है कि वुड गलत है सर। इफ राम कम मत करो, केम कर दो। जिन्होंने कंडीशनल थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा बता देंगे यहाँ केम कर दो, सेंटेंस सही होगा। क्यों कर दो ये नहीं पता होगा, मतलब कर दो ऐसा उनका मानना होगा। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी बताऊंगा ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। तो इफ राम वुड कम आई वुड हेल्प हिम, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अब कुछ बातों को डियर एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझने की कोशिश करिएगा कि इस सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल के लिखूं, मान लो सेंटेंस यही है, इसको मैं बदल के लिखता हूं। आई वुड हेल्प हिम इफ राम वुड कम। ठीक है, अब देखो फिर वही बात हो गई कि सर जो ये लिखा गया है ये कंडीशन है कि अगर राम आएगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। इन दोनों मतलब समझ पा रहे हैं कि इन दोनों हालातों में ये जो बात कही जा रही है ये क्या है, ये कंडीशन।
तो फिर यहाँ से हम वुड को हटा देंगे, और चूंकि ये वुड हेल्प लिखा है तो यहाँ पे हम क्यों कर देंगे। हमें डियर ये समझना है कि जहाँ पर इनको यूज करते हैं, जब ये कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो इनके साथ मॉडल नहीं लगाते हैं, इनके अलावा जो आ रहा है वहाँ पे मॉडल आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक सेंटेंस और देखो, सेंटेंस ये देख लो, ये लो यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई आस्क्ड हिम इफ राम वुड कम। चलो बताना जरा ये सेंटेंस सही है गलत है, प्लीज कमेंट। उपकार यादव, यस सर। चलो बच्चों बताना ये सही है गलत है। क्या लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम इफ राम वुड कम। अब कई सारे बच्चे जो रट करके जाते हैं वो कहते हैं देखो इफ देखा वुड गलत कर दो, ये सही है, क्योंकि जो मेरी आदत है, मैं जो पढ़ाता हूँ घुमाता हूँ। समझा दूं पहले, देखो जो ये कहा जा रहा है, ये कंडीशन कही जा रही है कि मैं हेल्प तभी करूंगा जब राम आएगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं कही जा रही है, यहाँ कुछ और ही मसला है। क्या है उसको समझो। जैसे मैंने कहा आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जो जो पूछे बस वो समझना। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दूसरा है। मैंने कहा, मैंने आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किससे पूछा, हिम से। क्या पूछा, अ क्वेश्चन। तो आई आस्क्ड whom, ये whom का रिप्लाई है हिम, एंड आई आस्क्ड व्हाट, अ क्वेश्चन, ये व्हाट का रिप्लाई है। डन। अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके का लिख दूं, आई आस्क्ड हिम इफ राम वुड कम। मैंने अगर ये लिख दिया तो अब समझने की कोशिश करना, जो आई लिखा सब्जेक्ट है, आस्क्ड लिखा वर्ब है, हिम लिखा ऑब्जेक्ट वन है। आई आस्क्ड whom, किससे पूछा, हिम से, एंड आई आस्क्ड व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है इफ राम वुड कम, कि राम आएगा कि नहीं आएगा। आई आस्क्ड किससे, हिम से, एंड आई आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा, इफ राम वुड कम। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है। देखो एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। तो जब इफ से ऑब्जेक्ट बनने का पूरा पूरा काम करे, थोड़ा इसी को मैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो इसको कहते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज यानी कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे। तो जब वो नाउन क्लॉज बनाने का काम करेगी, ये क्लॉज फ्रेज मैं शाम को 6 बजे वाली सीरीज में सब पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब वो नाउन क्लॉज बनने का काम करे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करे, तब उसके साथ हम वुड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस में कंडीशन करने का काम करे, यानी वो सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज बन जाए, कंडीशन के बारे में बात करने लगे, तो उसके साथ हम वुड का यूज नहीं कर सकते। अब जा करके मेरा पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाना क्लियर हुआ। कमेंट करने एक बार समझ में आई मेरी बात की नहीं आई। गुड मॉर्निंग उपकार, कैसे हो भाई मेरे। जेडी का सब समझ में आ गया, गुड। चलो ठीक है, लगभग लगभग सबके रिप्लाई आ चुके हैं, अच्छा लगा। अब समझते हैं कुछ और बातों को। कंडीशनल सेंटेंस के हम लोग टाइप्स को समझ लेते हैं।
होप सो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक दो बातें और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यही कहानी व्हेन के साथ भी है, क्लियर कर दूं पहले। जैसे मैंने कहा आई विल गो देयर एंड वी विल कम, या रुक जाओ, आई वुड गो देयर व्हेन ही वुड कम। गलती बताओ। सारे बच्चे गलती फटाफट बता देंगे मुझको, मुझे मालूम है, सब वीर हैं, बहादुर हैं, शेर हैं, कि मैं तभी जाऊंगा जब वो आदमी आएगा। ये पूरी की पूरी क्या दी गई है, ये पूरी की पूरी कंडीशन दी गई है, ये पूरी की पूरी कंडीशन दी गई है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि जब मैं तभी आऊँगा जब वो मतलब आएगा। तो जब कंडीशन है तो व्हेन के साथ आपको बताया मॉडल नहीं आती है, गलत करो, यहाँ पे कर दो इसको केम, यहाँ केम हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में मैं ये लिख देता आई आस्क्ड व्हेन, आई आस्क्ड व्हेन, ऐसे लिखता आई आस्क्ड, बेसिक सा सेंटेंस बनाता हूँ, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम। अब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता। क्यों सही हो जाता? इसलिए सही हो जाता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, एंड आई आस्क्ड व्हाट व्हेन ही वुड कम। फिर से वही बात आ गई, जब कंडीशन बनेगा, एडवर्ब क्लॉज बनेगा, तो उसके साथ मॉडल नहीं आएगा। और जब वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, यानी आपका नाउन क्लॉज बनेगा, नाउन क्लॉज यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर उसके साथ मॉडल आ सकता है। ये हम लोगों ने बात करी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो हम लोग पर समझ पा रहे हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ ऐसा 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 होता है। होप सो आप इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जैसे फिर बताना है कि इनमें से किसी दो का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जाता। आपके पेपर में सपोज और इफ एक साथ लगा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सपोज और इफ एक साथ नहीं आएगा क्योंकि सब सेम कैटेगरी के हैं। यही कंडीशन देखने को मिलती है कि जब इफ़ और व्हेन को एक साथ यूज किया जाता है, कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है, तो वो भी हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी रिकत, सिर्फ ऑब्जेक्ट में मॉडल लगा सकते हैं। मैं अलग लेवल पे बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, इतना मुझे मालूम है। जो बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस तक सीखना समझना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए क्लास है। बेड पे लेट कर पढ़ने वालों के लिए मेरी क्लास नहीं है। कई बार टीचर कहते हैं ना, आप आराम से बेड पे लेट जाओ, फ़ोन लेके लीड लगा के पढ़ो, नहीं, मेरी क्लास नहीं है। जो प्रॉपर कॉपी पेन के साथ बैठता है, मेरी क्लास बस उनके लिए है और मैं उन्हीं के लिए पढ़ाता हूँ। ये सड़क छाप लोगों के लिए ना मैं पढ़ा हूँ, ना मैं उनको पढ़ाना पसंद करूँगा। वो घुसे बर्तन में हमारी तरफ से, मैं तो खुला बोल देता हूँ। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अपनी कुछ वैल्यू बना के रखो, अपने कुछ ज़िंदगी के वसूल बना के रखो जिन पे तुम्हें चलना है, जिससे तुमको देख करके लोग कुछ सीख सकें। ये क्या बात हुई बच्चों से, आजकल लोग कह देते हैं बेटा आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, वो तो सोने में कंफर्टेबल है तो सोता रहे। दो कौड़ी के स्पीकर होते हैं। ये आजकल जो यूट्यूब पर देख रहे हो, रील चल रही खूब, इंस्टा पे देखो खूब रीलें दिख रही हैं। क्या दिख रहा है उसमें? मोटिवेशन, मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है खूब। फूले खत्म, फूले खत्म, फूले खत्म, मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जिस दिन उस स्पार्क को खोज लोगे, दुनिया तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर पाएगी। मोटिवेशन ये है कि तुम मुझे रात में देख रहे हो, मोटिवेशन ये है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेशन ये है कि तुम्हारे माँ बाप एक उम्मीद के साथ सोए हैं, मोटिवेशन ये है। मोटिवेशन ये नहीं है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा, तब तो चोरी करने वाले का काम और चोर को पकड़ने वाले का काम सब बराबर ही है। वो कहते हैं श्रीमद् गीता ऐसी कहती है, श्रीमद् भगवत गीता ऐसी कहती है, मैंने पढ़ी है पूरी, पढ़ता रहता हूँ। 18 अध्याय में कहीं ऐसा नहीं है,
वहां तो कर्म अलग है, सकर्म अलग है, सारे कर्मों की अलग अलग बात की गई है। वहां कहाँ कह दिया गया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बेमतलब की बात है। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो कह देंगे श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, थूप देंगे भगवान के ऊपर। अब लो, दो कौड़े के विचार। जो आपको पीड़ा दे आप उसको पीड़ा मत दीजिए, आप जो देंगे वो आपको लौट के जरूर मिलेगा। नीचे श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। कहाँ कहा है गीता में, जरा बताओ हमको, कहाँ कहा है जरा बताओ तो। वो तो एक चीज का संदेश देते हैं पूरी गीता में, टू कंप्लीट सरेंडर, शरणागत हो जाओ। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माया को जीत लोगे अर्जुन, तो ये देखो, ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ क्योंकि रात में जग रहे हो तो सुन लो थोड़ा बहुत, जो भी देख रहा है। वो तो बड़े शॉर्ट में उपदेश देते हैं कि जो मेरी माया है, अगर तुम्हें लगता है इससे तुम विजय हासिल कर लोगे, माया से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। दैवी है सा मममयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम तेसाम तरन्ति ते। ये मेरी माया है, इससे बच नहीं सकते हो। फिर करें क्या? भक्त्या हमेकम ग्राह्य, भक्ति से ही पा सकते हो। भक्ति करो। और भक्ति क्या है? सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, भगवान कह रहे हैं। यही भक्ति है, यही सरेंडर कर देना है। और गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा, कश्चिद अज्ञान सम्मोह, कुछ अज्ञान है कि चला गया? तो अर्जुन ने बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तम प्रसादात, मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से। कितना बढ़िया संकेत दिया। पढ़ने का समय नहीं है, बाकी चीजों के लिए लोगों के पास समय है। क्या कर सकते हो भाई? आ जाओ। मैंने लिखा, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम। चलो बताओ सेंटेंस में गलती क्या है। देखो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट इसका लिखा हुआ है ये व्हेन ही वुड कम, कि वो कब आएगा। तो यहाँ पे फिर इफ लगाने की जरूरत आपको नहीं है। इस कंडीशन के लिए कहा गया है कि दो का यूज एक साथ सेंटेंस में नहीं किया जाता। समझ गए क्या लिखा है बच्चे ने? अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सा इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर दें, चलो चेंज करते हैं। मैंने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया होता, आई आस्क्ड हिम इफ अब सेंटेंस लिखा होता, आई आस्क्ड हिम इफ, मैंने उससे पूछा, इफ लगा दिया मैंने। अब कह रहे हैं व्हेन ही वुड कम, सॉरी, हाँ ये सेंटेंस होता, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम, आई वुड हेल्प। अब आप सभी को पता होगा सेंटेंस में ये पूरा का पूरा कंडीशनल है, और कंडीशनल है तो यहाँ पे वुड गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बचेगा, उसको लिख देता हूँ, एक मिनट, गलती कर दिया। जब फंक्शन इतने ज़्यादा इसमें नहीं होगा, अच्छा फंक्शन वाला है ना, सेलेक्ट करना इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सेंटेंस ये बनेगा, व्हेन ही वुड कम, ही वुड कम कॉमा, वुड गलत हो जाएगा तो बचेगा व्हेन ही केम कॉमा
आई वुड हेल्प, ये बचेगा। अब कई बार लोग कहते हैं कि देखो हमने तो पढ़ा है जी, इफ भी गलत है और दैट लगा दोगे यहाँ सेंटेंस में तो दैट भी गलत हो जाएगा। पढ़ाया है, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, होना ही चाहिए। दो कंजक्शन एक साथ यूज नहीं करोगे, लेकिन यहाँ तुम्हें इफ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें इफ सॉरी यहाँ पे तुम्हें दैट लगाना पड़ेगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा दैट व्हेन ही वुड कम आई वुड हेल्प, कि जब वो आएगा तब मैं मदद करूंगा। अब ये दैट और व्हेन एक साथ कैसे आ गया? आस्क्ड दिक्कत दे रहा है, चलो तुमको और बेहतर समझाता हूँ, टोल्ड लगा दो, आई टोल्ड हिम दैट व्हेन ही केम आई वुड हेल्प। ये दैट और व्हेन कैसे आ गया भैया मेरे? ये सेंटेंस में समझना कैसे आ गया, ये सेंटेंस समझो। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आई टोल्ड हिम ऐसे लिख दो। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के लिखो, इसको ऐसे लिखो, आई वुड हेल्प व्हेन ही केम। अब मुझे एक बात बताना, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना, ये तो उसमें दी गई कंडीशन है, लिखो या हटाओ। तो जब ये सेंटेंस है तो इसके लिए दैट तो लगाओगे ही जोड़ने के लिए, जो भी नीड पड़ेगी, टोल्ड है तो दैट तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब उसी को चाहे ऐसे लिखो और चाहे व्हेन को पलट के ऐसे लिख दो, वो वाला थोड़ी ना है। अब बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज करें क्या? क्लॉज उसको मालूम नहीं है कि ये वाला नाउन क्लॉज है, तो जब कभी भी वो नाउन क्लॉज बनाएगा तो नाउन क्लॉज जो होगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगी। तो जो नाउन क्लॉज होगी तब वहाँ दैट नहीं लगेगा, और जब व्हेन से बनने वाली क्लॉज कौन सी होगी? कंडीशन बताने वाली क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी, तो वहाँ पे दैट लग जाएगा। अब ये बच्चे को पता नहीं, ना उसको पता है कि ये एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है, दोनों क्लॉज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो कभी क्वेश्चन ही नहीं होगा उससे। अभी एक बात बताना कि आप दोनों क्लॉज को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी, नाउन क्लॉज बनेगी सेंटेंस में, तो उसके साथ मॉडल भी लगा सकते हो, लेकिन दैट नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज बन रही है तो उसके साथ कनेक्टर ऐड कर सकते हो। अब आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके होगे, मुझे इतना मालूम है। बिल्कुल सही जेरी कश्यप, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब आपके मन में एक प्रस्ताव आ गया होगा कि भैया आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आओ मैं तुमको बताता हूँ कंजक्शन का काम क्या होता है। एक फाइनाइट वर्ब ये है और एक फाइनाइट वर्ब ये है। जब दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ना पड़ता है तो एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो। फाइनाइट वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इन्हीं को फाइनाइट कहा जाता है, इनके अलावा किसी को नहीं। तो जब कभी भी फाइनाइट वर्ब को जोड़ा जाता है तो एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, बस आपको ये ध्यान रखना है। मान लो हमें 4 फाइनाइट वर्ब को जोड़ना है तो हमें 3 कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। मान लो हमें 10 फाइनाइट को जोड़ना है तो 9 कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। मान लो 15 फाइनाइट को जोड़ना है तो 14 कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। बस ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। जब ये समझ जाओगे तो आना, मैं तुमको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। यहाँ कितनी फाइनाइट वर्ब है? 1। और ये कैसी हो गई? 2। तो जब 2 आ गई तो कितने कंजक्शन चाहिए? 1। तो केवल व्हेन लगा दो, दैट हटा लो। फिर समझो कितनी है? 1 और 1 2, 2 फाइनाइट वर्ब है तो कितना कंजक्शन चाहिए? 2 फाइनाइट वर्ब के लिए 1, 3 फाइनाइट के 2, 4 फाइनाइट के लिए 3, 15 फाइनाइट के लिए 14 कंजक्शन। ये समझ में आ गया होगा? बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, कितने लोग? अच्छा देख रहे हैं, ठीक है देखने दो। अब ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई होगी तो आप सेंटेंस में देखो, एक फाइनाइट वर्ब ये, एक फाइनाइट वर्ब ये, दो फाइनाइट को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? खटाखट खटाखट हमने दैट हटा दिया, क्योंकि एक कंजक्शन पर्याप्त है, दोनों को जोड़ देगा। क्लॉज वगैरह कुछ मत ध्यान रखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। अब दूसरे वाले में हमने देखा तो टोल्ड एक फाइनाइट वर्ब हो गई, केम दूसरी फाइनाइट वर्ब हो गई, वुड हेल्प तीसरी फाइनाइट हो गई। अब जब 3 फाइनाइट आ गई तो कितने कंजक्शन चाहिए? अब 2 चाहिए, तो देखो 2 लगा दिए। देखो टोल्ड कितनी है? 1। वुड हेल्प कितनी है? 1। केम कितनी है? 1। तो कितनी हो गई? 3। अब कितने कंजक्शन चाहिए? 2 कंजक्शन चाहिए, तो एक दैट लगा दिया, एक व्हेन लगा दिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप सेंटेंस में अपने दिमाग में फीड करके रख सकते हैं, लंबे समय के लिए टिकेगा। जब ये सारी बातें हम लोग क्लियर कर लेते हैं
तब जा करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पहुंच पाते हैं कि सेंटेंस में कंडीशनल की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में वो कंडीशनल बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो सारी बातें हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस करी हैं।